विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। बाबते जिभा सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा। दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा, जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा। काळ्या छातीवरी कोरली अभिमानाची लेणी, ओलादी मनगटे खेळती खेळ जीव घेणी। दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निधळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचेही दगदगाने तो महाराष्ट्र माझा। जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र माझा। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। सभी को नमस्कार, सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के लिए महानगरी मुंबई में पधारे हुए आप सभी का महाराष्ट्र विधानमंडल में हार्दिक स्वागत। सुंदर विशाल सागर किनारे स्थित महाराष्ट्र का विधानमंडल शीतल पवन का अनुभव देते हुए संसदीय कार्य प्रणाली के साथ पिछले 100 वर्षों से भारतवर्ष में एक अडिग मिसाल की तरह विराजमान है। हम सभी आपके स्वागत और सम्मान के लिए आतुर है। आज इस गरिमामयी सम्मेलन के संचालन के लिए मैं श्रीमती विधि जैन को मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। मंच को प्रणाम करती हूं। मुंबई एकता की नगरी, मुंबई 7 अलग अलग द्वीपों को मिलकर जो बनी है, मुंबई अलग भाषा अलग संस्कृति को मिलाकर जिसे बनाया गया है, मुंबई कई कलाओं का सम्मिश्रण है, जो मुंबई कई संगीत विधाओं का सम्मिश्रण है, जो मुंबई जो मिश्रण तो है पर एकता के सूत्र में पिरा है। यह देश, यह प्रदेश और इस प्रदेश का यह धर्म जिसे मुंबई कहते हैं, इस मुंबई में 84वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में आप सभी का सगर्व स्वागत करते हैं। मंच का हम पूरे सम्मान के साथ तालियों की गूंज के साथ अभिनंदन करते हैं। मंच पर सम्मानीय अतिथिगण विराजमान हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी पधारें और दीप प्रज्वलन करके उस तमस को दूर करने का प्रयास करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक, शारीरिक, वाचनिक किसी अन्य तरीके से हमें घेर कर रखा है। सभी मंचासीनों से अनुरोध है कि आप सभी पधारें।
तमसमय जीवन हुआ अगर दीप तुम बन जाओ, उस अलौकिक रोशनी से तुम मुझे जगमगाओ। बहुत अंधेरा है इस जीवन में, हे माँ तुम आ जाओ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। एक बार तालियों की गूंज के साथ इस दीप का, इस रोशनी का, इस उजाले का स्वागत कीजिएगा। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आप सभी का। कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति हमारे मुख्य और विशिष्ट अतिथियों की है। उन सभी का सम्मान हम करना चाहते हैं, जिसके लिए मैं महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी श्री राहुल नार्वेकर जी से अनुरोध करती हूं कि वह हमारे सभी गणमान्य व्यक्तियों का अभिनंदन, स्वागत, वंदन करें। और आपकी तालियों की गूंज पहुंचे हमारे सम्मानीय अतिथियों के स्वागत तक हम सबसे पहले हम सभी के लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी का सम्मान करने जा रहे हैं। आपकी तालियों की गूंज संख्या में कुछ कम है, लेकिन गूंज अत्यधिक होनी चाहिए। हमारी ओर से शॉल जिसे हमने उड़ाया है, यह हम आपकी गरिमा का, आपके गौरव का ध्यान रखते हैं। एक छोटा सा मोमेंटो आपके हाथ में सौंप रहे हैं, पुष्प गुच्छ आपके जीवन में खुशियां लेकर आए। मैं अनुरोध करती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ शिंदे जी का सम्मान करने का अनुरोध श्री राहुल नार्वेकर जी से कि आप सम्मान करें। जी, हम अनुरोध करते हैं श्री हरिवंश जी का सम्मान करें। हमारी जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे राज्यसभा उपसभापति श्री हरिवंश जी का। पुष्पगुच्छ आपके जीवन में यही खुशियां, यही मुस्कुराहट, यही सुगंध लेकर आए। और हमारी ओर से आपको सौंपा जा रहा है एक मोमेंटो, जिसमें हमारी याद है, जिसमें हमारे विधानमंडल का चित्र है। स्वागत है महोदय। अब हम उस ओर मुड़ेंगे। महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके राज्यकाल में हमने बहुत सारी खुशियां देखी हैं और उन्हीं खुशियों को इस पुष्पगुच्छ के रूप में हम आप तक समर्पित करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगी महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी से कि सम्मान करें माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का। तालियां थोड़ी सी कम पड़ रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मंच पर, मंच की गरिमा के साथ। आप सभी से अनुरोध है, आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम का आरंभ आप सभी के स्वागत भाषण एवं आप सभी के सम्मान के लिए मैं मंच से आवाज देना चाहती हूं महाराष्ट्र विधानसभा परिषद के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी को कि वो मंच पर पधारें, स्वागत भाषण दें। आप सभी की गरिमामयी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। स्वागत है सर। नमस्कार। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के पुण्य स्मृति को नमन करते हुए आज के इस 94 ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित 84वें ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के लिए उपस्थित
लोकसभा के सम्मान्य अध्यक्ष ओम बिरला साहब, राज्यसभा के वाइस चेयरमैन आदरणीय हरिवंश जी, महाराष्ट्र राज्य के कार्यक्षम और बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति नीलमताई गोरे, महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री नरहरि झिरवळ जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता श्री अंबादास दानवे जी, सभागृह में उपस्थित देश के सभी राज्य के विधानसभाओं के अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, विधान परिषद के सभापति महोदय महोदया, उपसभापति महोदय महोदया, सभी राज्यों के विधिमंडल के सचिव, सेक्रेटरीज और इस कार्यक्रम के लिए, इस परिषद के लिए उपस्थित सभी मान्यवर, सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस संत भूमि में, महाराष्ट्र में स्वागत करता हूं और साथ ही आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी का मन से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने 84th ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस मुंबई में आयोजित करने का मौका हमें दिया। इसलिए मन से उनका मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा ये ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हर साल देश के विभिन्न कोनों में होता है। ये कॉन्फ्रेंस जो है वो सबसे पहले 14 सितंबर 1921 को, जब देश में बाइकैमरल लेजिस्लेटिव बॉडीज बनी, तब यह कॉन्फ्रेंस सबसे पहले 14 सितंबर 1921 में हुआ। इस पहले कॉन्फ्रेंस में देश के जो लेजिस्लेटिव बॉडीज थे, उनके सभी अध्यक्ष उपस्थित थे और तब इस कॉन्फ्रेंस को कॉन्फ्रेंस ऑफ द प्रेसिडेंट्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द प्रोविंसेस, इस नाम से जाना जाता था। 1921 से लेकर 1950 तक यह कॉन्फ्रेंस केवल शिमला और दिल्ली में आयोजित किया जाता था। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद भारत के लोकसभा के सर्वप्रथम अध्यक्ष आदरणीय कैलाशवासी मालवणकर जी ने, दादा साहेब मालवणकर जी ने इस कॉन्फ्रेंस को देश के कोने कोने में आयोजित करने का निर्णय लिया और तब से ये कॉन्फ्रेंस देश के विभिन्न राज्यों में हो रहा है। आपको बताते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि इसके पहले महाराष्ट्र में ये कॉन्फ्रेंस 3 जनवरी 1984 और 3 फरवरी 2003 को आयोजित की गई थी और ये तीसरी बार ये कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र मुंबई में हो रही है। इस कॉन्फ्रेंस में सभी पीठासीन अधिकारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए और सामान्य व्यक्ति का, सामान्य नागरिक का विश्वास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कायम रहने के लिए अहम भूमिका जो निभाते हैं,
उस भूमिका को अधिक प्रभावशाली रूप से कैसे हम एक्सप्रेस कर पाए, चला पाए, इन विषयों पर यहां चर्चा होने वाली है। और मुझे पूरा यकीन है कि इस चर्चा द्वारा हम अपने अपने राज्य में जाके बेस्ट पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करके हमारे राज्य के जनता को निश्चित रूप से न्याय देने का काम करेंगे। विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी है, जहां पे सामान्य से सामान्य व्यक्ति अपनी आशा आकांक्षाएं को प्रस्तुत करके, लोक प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत करके इन सभी की पूर्तता चाहता है। और इसीलिए इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का सही रूप से चलना केवल क्रम प्राप्त ही नहीं, आवश्यक ही नहीं, ये अनिवार्य है, ऐसे मैं समझता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत के संविधान ने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये तीनों विंग्स बनाए हैं और इन तीनों का आदर रखते हुए आगे बढ़ना, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डेवलप करना, एस्टैब्लिश करना, ये हमसे अपेक्षित है। और आने वाले 2 दिनों में इन विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करके जो ध्येय लेकर आज हम इधर आए हैं उसे पूरा करने का कार्य करेंगे। I am extremely grateful to all the dignitaries who have remained present here today to ensure the furtherance of parliamentary democracy in this country. I would once again like to thank Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji, for his continued support and trust in the Maharashtra legislature by entrusting us the mission of conducting this conference. Mumbai awaits you all. Mumbai is here at your service for the next 2 days, and I'm sure my team in the state legislature shall leave no stone unturned to ensure that you have a successful conference and a comfortable stay in Mumbai, Maharashtra. Looking forward to a successful meet. Thanking you once again for your gracious presence. Thank you. Jai Hind, Jai Maharashtra. बहुत धन्यवाद श्री राहुल नार्वेकर सर। और एक बार फिर से संस्कारों की भूमि महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं पहुंचना चाहती हूं महाराष्ट्र विधान परिषद के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अंबादास दानवे जी तक कि आप अपने उद्बोधन के साथ हमारी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम श्री अंबादास दानवे जी का। स्वागत है सर। अखिल भारतीय पीठासन अधिकारियों की 84वीं परिषद महाराष्ट्र में मुंबई में होने जा रही है। इस समय उपस्थित लोकसभा के अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ जी शिंदे जी, विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय राहुल जी नार्वेकर, विधान परिषद उपसभापति आदरणीय नीलमताई, राज्यसभा के लोकसभा के माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विधानसभा के उपाध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी अधिकारी पदाधिकारी गण, भाई बहनों, महाराष्ट्र विधानमंडल के अखिल भारतीय पीठासन अधिकारियों की इस 84वीं परिषद 20 साल के बाद इस महाराष्ट्र में हो रही है। और इस स्वर्ण क्षण का मैं
साक्षीदार हूँ, यह मेरा सौभाग्य है। इस सौभाग्य को जताते हुए शुरुआत को ही मुंबई के बारे में कहा गया। ये मुंबई तो है, लेकिन ये मुंबई महाराष्ट्र में लाने के लिए 107 हुतात्मा यहाँ हुए थे और बाद में इस मुंबई संयुक्त महाराष्ट्र बना और जिसकी राजधानी मुंबई है। ये वीरों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। संत नामदेव महाराज की भूमि है, जिन्होंने महाराष्ट्र से लेके पंजाब तक अपना झंडा फहराया। संत तुकाराम महाराज, संत ज्ञानेश्वर महाराज, जिन्होंने मानवता का संदेश दिया। ये वीरों की भी भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की ये भूमि है, स्वतंत्र वीर सावरकर जी की भी ये भूमि है। इसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी, जिनकी घटना जिन्होंने लिखी, उनकी घटना पे हम चलते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले, जो समता का संदेश जिन्होंने इस विश्व को दिया है। लोकमान्य तिलक, जिन्होंने स्वराज्य ये जन्मसिद्ध, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कहा था, उनकी भी ये भूमि है। माँ अहिल्या देवी की भूमि है और इस भूमि में मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं। स्वागत करते हुए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 2 मिनट का समय, 3 मिनट का समय मुझे है। 2024 में आप ये परिषद हो रही है। अभी माननीय अध्यक्ष महोदय जो राहुल जी ने बताया कि 1921 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी और जब जिन्होंने इसमें कंटिन्यूएशन करने का काम किया वो जो गणेश वासुदेव मालवणकर जी, ये भी महाराष्ट्र से है, जो महाराष्ट्र विधानसभा के भी अध्यक्ष रह चुके, लोकसभा के अध्यक्ष रह चुके, और इसलिए वो सौभाग्य भी महाराष्ट्र को मिला है। ओम जी बिरला यहाँ बैठे, इनको भी बड़ा सौभाग्य मिला है। 1921 में शुरू हुई ये परिषद, 2021 में जिसको शताब्दी वर्ष कहा जाता है, वो भी आपके उपस्थिति में है। इस प्रकार जैसा हम सौभाग्यशाली, वैसे आप भी इस लोकतंत्र के, इस बड़े राष्ट्र के ऐसी एक घटना के आप भी सौभाग्यशाली है। इस महाराष्ट्र से लोकसभा में शिवराज पाटिल जैसे इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोल के। मनोहर जोशी सर ने किया। सुमित्राताई महाजन भले एमपी से चुन के आते होंगे, लेकिन वो भी महाराष्ट्र की है। इसलिए ऐसे सब महानुभावों ने इस प्रकार इस महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व देश स्तर पे किया है। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सब देश के अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि इसमें उपस्थित है। सही बोले तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर भले देश के हो या राज्य के हो, जनता के भावनाओं का प्रतिनिधित्व लोक प्रतिनिधि के माध्यम से जिस प्रकार व्यक्त होता है, और ये सब भूमिका जब जनता के सामने, लोगों के सामने आती है, जनता की भावना आती है, लोक प्रतिनिधियों की भावना आती है, उसको इकट्ठा करके इस भावनाओं का प्रतिबिंब मैं समझता हूँ प्रिसाइडिंग ऑफिसर के माध्यम से जनता के सामने जाता है। और इसलिए अपने लोकशाही प्रणाली में, अपने डेमोक्रेटिक प्रणाली में प्रिसाइडिंग ऑफिसर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। अभी हमारे अध्यक्ष राहुल जी नार्वेकर ने भी ये बता दिया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है, इनकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है। इस प्रकार मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए यही कहूंगा कि अब हम जो सदी में चल रहे हैं, डिजिटाइजेशन हुआ है। आज हम, एक समय ऐसा था कि लोकसभा में, विधानसभा में, विधान परिषद क्या करते लोग समझते नहीं था। आज वीडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से लोग भी जागरूक हुए हैं। और इस प्रकार हमारी भूमिका भी किस प्रकार क्लियरिटी हो, पारदर्शक हो, इसकी भी जिम्मेदारी मैं समझता हूँ बहुत बड़ी पैमाने पे अपने पे आया है। और इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र में हो रही है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में हिंदुस्तान पे ये लोकतंत्र मजबूत करने की बड़ी जवाबदारी है, बड़ी जिम्मेदारी है। देश में जिस प्रकार, अलग अलग देशों में जिस प्रकार हुकुमशाही चल रही है, उसमें हिंदुस्तान में जिस प्रकार हम लोकशाही मजबूत रखने का काम कर रहे हैं, इसमें सब आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इस भूमिका के लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप महाराष्ट्र में सब आए, आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरा कहना समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दानवे सर। हम अगले संभाषण की ओर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री नरहरी झिरवाळ जी से अनुरोध है, दादा तुम्ही बसून पण चालेल, से अनुरोध है कि वो पधारें और अपना उद्बोधन हम तक पहुंचाएं। आप सभी से अनुरोध है कि तालियों की गूंज के साथ उनका स्वागत करें।
राम राम मंडळी, नमस्कार. आज आमच्या महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या इतिहासातील एक सुवर्ण क्षण आम्ही अनुभवत आहोत. हा सुवर्ण क्षण अनुभवण्याची संधी आम्हाला ज्यांच्यामुळे प्राप्त झाली ते आपल्या भारताचे लोकसभेचे आदरणीय अध्यक्ष महोदय माननीय श्री ओम बिर्लाजी आणि राज्यसभेचे आदरणीय उपसभापती महोदय श्री हरिवंशजी, तसेच महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकर साहेबजी, आपल्या राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिंदे साहेब, निलिमाताई, तसंच आपल्या विरोधी पक्षाचे नेते अंबादासजी दानवे साहेब यांचे मी मनापासून आभार मानतो. तसंच सर्व बंधू आणि भगिनींचं सुद्धा आभार मानतो. अतिशय कमी कालावधीत या परिषदेच्या संयोजनाबाबत आम्हाला सांगण्यात आलं, परंतु कमी अवधीत सुद्धा चांगल्या पद्धतीची तयारी केलेली आहे असं माझं मत आहे. आणि ती आम्हा मराठी माणसांकडून होणारे स्वागत आपणाला निश्चितच आवडेल अशी मला खात्री आहे. आपल्या संसदीय लोकशाहीला अधिक प्रगल्भ करण्यात महाराष्ट्राचे मोठे योगदान आहे. सभागृहातील बहुमतांकडून नेहमीच अल्पमताचा आदर करण्याची लोकशाही परंपरा महाराष्ट्र विधिमंडळाने कायम वृद्धिंगित केली आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाने लोकसभेला आजवर 3 सन्माननीय अध्यक्ष दिले आहेत. याचा मी येथे विशेष उल्लेख करू इच्छितो. आजच्या या अखिल भारतीय 84व्या व्यासपीठासन अधिकारी परिषदेने हे योगदान अधोरेखित तर होईलच, परंतु पुढील वाटचालीसाठी सुद्धा मार्गदर्शक ठरेल असा दृढ विश्वास मी व्यक्त करतो. आपणा सर्वांचे मी हार्दिक स्वागत करतो. माझे विचार आपण ऐकून घेतल्याबद्दल धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खूब खूब धन्यवाद साहिब. एक अनुरोध राज्यसभा के उपसभापति माननीय श्री हरवंश जी से कि वो अपने भावों को उद्बोधन के रूप में हम सभी तक प्रस्तुत करें. हम उनका तालियों की गूंज के साथ स्वागत करेंगे. नमस्कार. माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी, महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी, माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा श्री राहुल नार्वेकर जी, उपसभापति महाराष्ट्र विधान परिषद नीलम गोरहेताई, डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल जी, माननीय विरोधी पक्ष के नेता अंबादास दानवे जी, मंच पर और सभागार में उपस्थित सभी विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, माननीय सांसदगण, लोकसभा राज्यसभा के हमारे सेक्रेटरी जनरल, महाराष्ट्र विधानमंडल के सभी अधिकारीगण, मीडिया के भाइयों, महान छत्रपति शिवाजी महाराज की यह मिट्टी, महाराष्ट्र की इस पावन धरती ने देश और दुनिया को सिर्फ राजनीति के क्षेत्र में ही अपनी गहरी छाप नहीं छोड़ी, बल्कि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक संदर्भों में, पुनर्जागरण के संबंध में, बौद्धिक क्षेत्र में इस धरती ने अपनी अलग और विशिष्ट पहचान देश और दुनिया में बनाई। इस विधान भवन में प्रवेश के पहले आज हम सबको अवसर मिला अनेक महान इस यहाँ के धरती पुत्रों की तस्वीरों पर माल्यार्पण का,
जिनमें से अनेक की तस्वीरें आपके विधानसभा कक्ष में मौजूद हैं। आजादी के बाद भी विधायिका में बहस, मर्यादा, मूल्य परक राजनीति को आगे बढ़ाने में महाराष्ट्र से अनेक सांसद हुए, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग सभी पार्टियों के लगभग। मैं नाम लूं तो लंबी सूची होगी, पर आज भी हम देश में उनको रोल मॉडल के रूप में याद करते हैं। इसी परंपरा में बहुत बाद में शिवराज पाटिल जी और मनोहर जोशी जी जैसे लोकसभा के पूर्व अध्यक्षों ने हमारी विधायिका की गरिमा को बढ़ाया। महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष राहुल जी ने सही कहा कि 1921 से ही यह फोरम, जिसके तहत यह बैठक आज हो रही है, विधायिकाओं की फंक्शनिंग को, उनके कामकाज को सुधारने और इसकी इफिशियंसी को बढ़ाने का सबसे प्रभावी मंच और फोरम है। मैं माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिड़ला जी को आदर सहित धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा के लिए बहुत ही प्रासंगिक विषय को चुना है। लगभग 2.5 दशक पहले इसी मिट्टी से निकले और अनुभवों से समृद्ध रहे राजनेता माननीय एस.बी. चौहान जी की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इसने सार्वजनिक जीवन में प्रतिनिधियों के आचरण और नैतिकता के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए। समिति के सुझाव पर ही 1997 में राज्यसभा में आचार समिति का गठन हुआ। एस.बी. चौहान साहब की वो रिपोर्ट लैंडमार्क है हम में से हर एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए। 1997 में ही आजादी की स्वर्ण जयंती के दौरान संसद में लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अनुशासन और मर्यादा के उल्लंघन पर सामूहिक चिंता व्यक्त की। सदन के दोनों सदनों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव भी पास किया कि विशेष तौर से प्रश्नकाल को बाधित नहीं करेंगे, क्योंकि मेंबर्स का क्वेश्चन आवर होता है। साथ ही बिल में हम प्रवेश नहीं करेंगे, यह संकल्प भी लिया। आज हमें याद कराने की जरूरत नहीं इन दिनों हमारी विधायिका में अनुशासन एवं शिष्टाचार के क्या हाल हैं, ये संकल्प हमें आज भी याद है या नहीं। पर देश के अनेक विधानसभाओं में अच्छे और बेहतर प्रयोग हो रहे हैं। इंडिया टुडे के एक अंक पहले हमने उत्तर प्रदेश के बारे में, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ा और मुझे व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छा लगा। भाना साहब यहाँ मौजूद हैं, अपने वो बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे जिससे हम सब सीख और जान सकते हैं। आज कई बार ऐसा लगता है कि टुडे डिसऑर्डर हैज बिकम द ऑर्डर इन आवर लेजिस्लेचर्स। अनुशासन और मर्यादा का मुद्दा निश्चित रूप से वर्षों से पीठासीन अधिकारियों के लिए एक चुनौती का मामला। युवा भारत, युवा मतदाताओं पर हमारी इस कंडक्ट का, हमारी इस आचरण का प्रभाव हमारी विधायिका के पीठासीन अधिकारियों के लिए चिंता और चुनौती का विषय, लोकतंत्र की साख के लिए भी है। इसका परिणाम है कि पब्लिक परसेप्शन में आज विधायिकाओं का या हम सांसदों का या हम विधायिका का प्रतिनिधित्व करने वालों का वो साख नहीं रही जो आज से पहले वर्षों हुआ करती। सदन में लगातार डिसरप्शंस के कारण हमारी संसदीय समितियों का महत्व आज के संदर्भ में और बढ़ता है। आम जनता को शायद ही यह जानकारी हो कि संसद की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज एक वर्ष में संसद की पूरी बैठकों की तुलना में अधिक काम करती, अतः उन्हें और मजबूत करने की जरूरत है। यकीन है इस संदर्भ में यहाँ मौजूद हमारे साथी पीठासीन अधिकारी अपने समृद्ध अनुभवों से महत्वपूर्ण सुझाव देंगे और कोई रास्ता निकलेगा। अंत में मैं सभी प्रतिनिधियों की ओर से बहुत श्रेष्ठ आवभगत, महाराष्ट्र में वैसे भी अतिथियों का खास तौर से ध्यान रखा जाता है, तो श्रेष्ठ आवभगत के लिए, हॉस्पिटैलिटी के लिए, देख रेख के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी और माननीय अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा श्री राहुल नार्वेकर जी समेत महाराष्ट्र विधानसभा के सभी अधिकारियों, महाराष्ट्र सरकार के सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, धन्यवाद दूंगा। इस कार्यक्रम में सभी पीठासीन अधिकारियों का पुनः स्वागत, धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सगर्व पाहुणों का स्वागत करते हैं और इसी स्वागत करने की तारतम्य में आगे बढ़ रही हूँ। स्वागत तो हमने कर लिया, लेकिन कुछ पंक्तियां मैंने साहब कहीं सुनी थी। ये जिंदगी जिंदा दिली का नाम है प्यारे, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। ये पंक्तियां जब सुनी तो बचपन में थी, लेकिन कोई ऐसा व्यक्तित्व समक्ष आया जिसकी जिंदादिली ने हमें जीने का एक नया तरीका सिखा दिया। छोटे से बड़े बनना, फर्श से अर्श तक पहुंचना कैसे होता है और दुनिया को
अपनी जिंदगी से शिक्षा देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ऐसे ही एक शिक्षाविद हमारे बीच में हैं, नाम है महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री एकनाथ शिंदे जी। हम पूरे करबद्ध प्रार्थना करते हैं साहिब कि हम आपको सुनना चाहते हैं, पधारें, अपने उद्बोधन से, अपने भाषण से, अपने आशीर्वचन से हम सभी को कृतार्थ करें। स्वागत है महोदय। तालियां थोड़ी ज्यादा बज जाएं तो हमारे महाराष्ट्र को बड़ा अच्छा लगेगा। नमस्कार, सभी को जय महाराष्ट्र। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी आणि सचिवांच्या परिषदेनिमित्त उपस्थित मान्यवर 84वी अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी व सचिव परिषद में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी, उपसभापति राज्यसभा आदरणीय हरिवंश जी, हमारे बहुत ही लाडले और विजनरी अध्यक्ष विधानसभा के राहुल नार्वेकर जी, हमारी उपसभापति विधान परिषद जिन्होंने बहुत ही ग्रास रूट से महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, शोषित पीड़ितों के लिए जो कार्य किया है, डॉक्टर नीलम ताई गोरे जी, हमारे उपाध्यक्ष विधानसभा नरहरि झिरवल जी, हमारे विरोधी पक्ष नेता विधान परिषद अंबादास दानवे जी और उपस्थित सभी राज्यों से आए हुए विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी अधिकारीगण, प्रतिनिधिगण और सभी महानुभाव, मैं आप सभी का इस महाराष्ट्र के पावन भूमि पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आपका सभी का अभिनंदन भी करता हूं। आज ये हमारा सौभाग्य है कि 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन मुंबई में आयोजित हो रहा है और हमें आपका स्वागत करने का मौका मिला। इसमें हमें बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। और मुझे याद है कि एक कार्यक्रम में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी आए थे और तब ऐसी चर्चा हुई हमारे अध्यक्ष महोदय जी और उनकी, हमारी की ये परिषद जो है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सचिव परिषद मुंबई में हम करेंगे। और आज उस ये दिन की शुरुआत है, ये शुभारंभ है। इसलिए मैं अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय ओम बिरला जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं महाराष्ट्र सरकार की ओर से और उनका आभार व्यक्त करता हूं। मुझे आनंद है कि लगभग 21 साल के बाद यह परिषद महाराष्ट्र में हो रही है। यह हम सभी लोगों का बड़ा सम्मान है। इस परिषद को मैं फिर एक बार बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई भी देता हूं और आप सभी उपस्थित यहाँ पर महानुभाव का अभिनंदन भी करता हूं। कल ही हमने देश का गणतंत्र दिन मनाया। आप सभी मान्यवर गणतंत्र की नींव को अधिक मजबूत करने का कार्य अविरत कर रहे हो। गणतंत्र सिर्फ एक जज्बा नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है। भारत का गणतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र है और आप सभी महानुभावों का गणतंत्र में बहुत बड़ा योगदान भी है, कार्य भी है और सहयोग भी है।
विधानमंडल के कार्य में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के विषय पर इस परिषद में चर्चा भी होगी। मैं समझता हूं कि आधुनिक टेक्नोलॉजी ने हमारे गतिविधियों को गति भी दी है, काम करना आसान हो गया है, पद्धति बदल गई है, वक्त की बचत भी हो रही है। महाराष्ट्र के विधिमंडल का कामकाज पेपरलेस करने का भी सफल प्रयास हो रहा है। विधिमंडल सदस्यों द्वारा कामकाज के लिए लैपटॉप का उपयोग भी हो रहा है। विधिमंडल के काम में आईटी का उपयोग हो, इस दिशा में हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी और विधान परिषद उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे जी बहुत ही जोर शोर से काम कर रहे हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करने तथा आम जनता के प्रति उत्तरदायी बनने की दृष्टि से यह परिषद निश्चित रूप से ऐतिहासिक होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में विधिमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है। कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका के साथ साथ सबसे बड़ी जो भूमिका है वह विधिमंडल की है, यह हम सब जानते हैं। भारत में संसदीय लोकतंत्र की प्रगति में महाराष्ट्र की भी बड़ी भूमिका रही है। कई सम्मान भी महाराष्ट्र को प्राप्त हुए हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के कई दिग्गज नेता, ये अभी पहले ही मेरे पहले वक्ताओं ने कहा कि महाराष्ट्र संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, शूरों की भूमि है, बड़े साहित्यिकों की भूमि है, कवियों की भूमि है। सभी लोग, बड़े बड़े व्यक्तिमत्व इस महाराष्ट्र ने देश को अर्पित किए और इसमें तत्कालीन मुंबई विधान परिषद के सदस्य भी हमारे महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष दादा साहेब मावळणकर स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। ये भी बहुत ही गर्व की बात है, गरूर की बात है। महाराष्ट्र द्वारा रोजगार गारंटी अधिनियम, रोजगार हमी योजना और सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया था। बड़ी सफलता के बाद उसे राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनाया गया। ये भी महाराष्ट्र के लिए गौरव की बात है। ऐसी कई और घटनाएं हैं जिसमें महाराष्ट्र राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी रहा है। महाराष्ट्र देश का ग्रोथ इंजन भी है, ये भी मैं कहूँगा। इस परिषद के बारे में मुझे बताया गया कि पहले लोकसभा अध्यक्ष श्री मावळणकर जी के निर्देशानुसार यह परिषद देश के विभिन्न भागों में आयोजित की जाती थी, जो पहले केवल दिल्ली में होती थी। गणतंत्र के मूलाधार की चर्चा इस तरह देश के सभी राज्यों में होना बहुत ही जरूरी है और सभी राज्यों में जब होती है तो एक राज्य को भी अपनी जो परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसका परिचय देने का भी मौका मिलता है। और विधिमंडल में पारित होने वाले अधिनियम, चर्चाएं तथा फैसले हमेशा आम आदमी को ध्यान में रखकर ही होते हैं। हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, यह संविधान की भी अपेक्षा है और हम इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध भी है। संविधान के प्रहरी के रूप में विधिमंडल को मजबूत करने में पीठासीन अधिकारियों की भूमिका अहम रहती है। अखिल भारत पीठासीन अधिकारी सम्मेलन एक ऐसा मंच है जिसमें राज्य विधानमंडल के अध्यक्ष, केंद्र के विधानमंडल के स्पीकर बैठकर चर्चा करते हैं, संवाद करते हैं, अपने अनुभवों, नई कल्पनाओं का आदान प्रदान भी होता है। सही दिशा तय करने के लिए इस तरह का विचार मंथन जरूरी भी है, देश के प्रगति के लिए, अपने अपने राज्य के प्रगति के लिए। एक दूसरे से संवाद ही गणतंत्र को पूर्णत्व देता है और अपनी अपनी जिम्मेदारी भी निभाने का मौका मिलता है।
इस परिषद का औचित्य इसलिए है कि हमारे विधानमंडल के अधिक प्रभावशाली बने, उत्तरदायी बने, जनता की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं पर खरे उतरे। यह भी मौका इस परिषद के माध्यम से मिलता है। इन सदनों के माध्यम से जनता के प्रश्नों का समाधान करने का एक रास्ता भी निकलता है। लोकतंत्र में और विधिमंडल के कामों में विरोधी पक्ष का भी अपना एक खास महत्व है। मैंने अभी अंबादास दानवे हमारे यहाँ पर है, मैंने भी महाराष्ट्र विधानसभा के विरोधी पक्ष नेता के रूप में भी काम किया है। सरकार और विरोधी पक्ष ये दोनों एक रथ के पहिए हैं लोकशाही में, लोकतंत्र में। सत्ता पक्ष तथा विरोधी पक्ष दोनों का ही अंतिम ध्येय तो एक ही होता है, जन सामान्य को गणतंत्र से अवगत कराए। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो सदनों के अंदर शालीनता और गरिमा होनी चाहिए। एक ये लोकशाही का पवित्र मंदिर है और इस मंदिर की पवित्रता रखना लोकशाही में लोक प्रतिनिधियों का कर्तव्य भी है। इसमें चर्चा होती है, डिबेट का स्तर ऊंचा होना चाहिए और कानून बनाने में हम सबकी प्रभावी भूमिका होनी चाहिए। जनता विधिमंडल की कार्यवाही को देखती है, समझती है कौन क्या करता है, कौन कैसे बर्ताव करता है। और आजकल सदन के कार्यवाही का लाइव कवरेज होता है। लोगों के मन में एक अच्छा प्रभाव पड़े, उनके विचारों में जो हमारी संस्थाएं हैं उनके प्रति अच्छा उनको अनुभव आए और अच्छा प्रभाव पड़े, जनता का और अधिक विश्वास इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति बढ़े, ऐसा काम हम सबको करना चाहिए। इसी लोकतंत्र के माध्यम से ही हमने लोगों के जीवन में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने की कोशिश भी की है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब नए भारत का उदय हो रहा है। दुनिया भारत की ओर बड़ी अपेक्षाओं से देख रही है। हमारे देश की एक जो प्रगति है, विकास है, जो तेजी से हो रहा है। हाल में बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, डगमगा गई है, आप सब लोग जानते हो। लेकिन हमारे भारत की अर्थव्यवस्था बनाए रखना बल्कि अधिक मजबूत करना एक काम भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। हम जब बाहर जाते, प्रदेश जाते हैं, तब वह अनुभव करते हैं कि हमारे देश का नाम बड़े गौरव से, अभिमान से, सम्मान से अन्य देशों में, पूरी दुनिया में ले रहे। और इसका मैं पूरी नम्रता से श्रेय हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दूंगा, क्योंकि उन्होंने इस देश को आर्थिक महासत्ता की ओर बढ़ाने का प्रयास किया है। पिछले साल देश में G20 परिषद का आयोजन किया गया। कई राज्यों में इसका आयोजन हुआ है। महाराष्ट्र में भी मुंबई सहित पुणे, संभाजीनगर, औरंगाबाद, नागपुर में G20 परिषद बैठक का आयोजन भी किया। इससे अपने अपने राज्य को, पूरी दुनिया को हमारे देश की विभिन्न राज्यों की संपन्न संस्कृति, विकसित शहरों का नज़ारा दिखाने का एक अच्छा मौका मिला। राज्य का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, विकास है, उसका ब्रांडिंग, शोकेसिंग करने का भी मौका मिला। यह भी हमारे देश के लिए, हमारे सभी राज्यों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आप सभी का इस परिषद में मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं और महाराष्ट्र की एक नई जो तस्वीर है, नया विकास है, इसके बारे में भी एक दो शब्दों में मैं कहूँगा। महाराष्ट्र में लगभग 8,35,000 करोड़ रुपए के इंफ्रा प्रोजेक्ट के विकास परियोजना का काम शुरू है और इसमें हमें राज्य को, केंद्र की भी मदद मिल रही है। हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के सबसे
लंबे समुद्र सेतु जो सी ब्रिज है, इसका उद्घाटन हुआ। ये लगभग 22 किलोमीटर का ये अटल सेतु है। अटल सेतु का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ। सौभाग्य की बात यह है कि उनके ही हाथों में से उसका भूमि पूजन हुआ था। कई ऐसे प्रकल्प है जो उनका हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे नागपुर मुंबई हो, मेट्रो हो, कई ऐसे प्रकल्प जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके भूमि पूजन किया और लोकार्पण भी करने का भाग्य उनको मिला। इसलिए मैं थोड़ा सा हमारे राज्य के बारे में मौका मिला है तो बताना चाहता हूँ। और यह जो 22 किलोमीटर का अटल सेतु अपने आप में एक आधुनिक तकनीकी का एक करिश्मा है। मेरा आपसे सभी लोगों से आग्रह है, अध्यक्ष महोदय जी, हमारे सभी मेहमानों को अटल सेतु जरूर दिखा रहे, बहुत बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं यही कहूँगा, हमारे इरादे भी अटल है और बुलंद भी है। महाराष्ट्र की भूमि पर मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत हृदय से, तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपका फिर एक बार अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बहुत धन्यवाद माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी। आपकी बातों ने भारत तक पहुंचाया। भारत वही देश जो पूर्णतया शिक्षित था। 7,30,000 गांव तो 7,30,000 गुरुकुल, तभी हम सोने की चिड़िया और जगत गुरु का गौरव प्राप्त कर सके। इसी भारत देश में कई लोग ऐसे निवास करते हैं जो अपने जीवन में कई सारी परेशानियों को आता देखते हैं, लेकिन चेहरे पर केवल मुस्कान सजाए रहते हैं। सरलता, सहजता हमेशा उनके चेहरे से नूर की तरह टपकती रहती है। ऐसे ही एक व्यक्तित्व जिनमें ज्ञान की गूढ़ता है, सहजता है, सरलता है और हमारी पीढ़ी के लिए एक शिक्षा के स्रोत हैं, मैं मंच से पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहती हूं लोकसभा के माननीय अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के सभापति श्री ओम बिरला जी को कि वो मंच तक पधारें और अपने वक्तव्य के साथ हम सभी को अनुग्रहित करें। स्वागत है महोदय। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, जिनकी मेजबानी में यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, विधानसभा के अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी और हमारे सबसे वरिष्ठ और जिनका अनुभव संसदीय साथ पत्रकारिता में एक लंबा अनुभव रहा, राज्यसभा के सभापति, उन्होंने लंबे समय तक बम्बई में रहकर पत्रकारिता की, डॉक्टर हरवंश जी, विधान परिषद की उपसभापति नीलम जी, महाराष्ट्र विधानसभा के उपसभापति नरहरि जी, महाराष्ट्र विधान परिषद के प्रतिपक्ष के नेता अंबादास दानवे जी, सभी राज्य के पीठासीन अधिकारीगण, उपाध्यक्षगण, राज्यसभा लोकसभा के महासचिव, आज ये पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन एक ऐसी धरती पर हो रहा है जो धरती शौर्य की है, वीरता की है, आध्यात्मिक की है, सामाजिक बदलाव की है, आजादी के आंदोलन की क्रांतिकारियों की। छत्रपति शिवाजी का नाम लेते ही हर देश के व्यक्ति का
गौरव सम्मान बढ़ जाता है। ये धरती छत्रपति शिवाजी की धरती है। इस धरती ने बहुत सारे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन चलाए। इस धरती ने आध्यात्मिक धर्म के माध्यम से समाज जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। इस धरती ने आजादी के आंदोलन के अंदर एक नई दिशा दी। धरती अपने आप में सामाजिक आध्यात्मिक राजनीति परिवर्तन की धरती है। ये पीठासीन अधिकारी सम्मेलन भी निर्णायकदार होगा। कुछ फैसले होंगे और उस फैसले और निर्णय से हम हमारी देश की विधायी संस्थाओं को जनता के प्रति और जवाबदेही बनाएंगे, विधानमंडलों में पारदर्शिता लाएंगे, बदलते परिप्रेक्ष्य के अंदर विधानमंडलों के अंदर नवाचार, नए नियम बनाना और जो वर्तमान समय की चुनौतियां हैं उस चुनौतियों के समाधान का रास्ता बंबई की धरती से निकलेगा। बंबई की धरती से बहुत बड़े फैसले निर्णय निकले हैं और इसलिए बंबई के अधिवेशन के फैसलों ने बहुत बड़े परिवर्तन लाए हैं। ये इस धरती का विशेष रूप से हम सब लोग गौरवान्वित हैं। पीठासीन अधिकारी सम्मेलन को 100 वर्ष हो गए। शिमला में 1921 में यह सम्मेलन शुरू हुआ और शिमला में ही हमने 100 वर्ष पूर्ण होने पर वहां सम्मेलन किया। 100 वर्षों में इस विधायी मंच में बहुत चर्चा हुई, संवाद हुए, निर्णय हुए, फैसले हुए और निर्णय फैसलों से हमने जरूरतों के हिसाब से अपने विधानमंडलों के अंदर आवश्यक परिवर्तन भी किए। हमारे कार्यक्रम में, हमारी कार्य क्षमताओं में हमने बदलाव किए और इसी चर्चा संवाद से जो बदलाव हुए हैं निश्चित रूप से उसके बेहतर परिणाम हुए। हम सब पीठासीन अधिकारी हैं, इसलिए हम सब की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने अपने विधानमंडलों के अंदर वर्तमान चुनौतियों को निपटते हुए किस तरीके से बेहतर कार्यक्रम, विधायी क्षमता को बढ़ाना, माननीय जनप्रतिनिधियों की कार्य क्षमता को बढ़ाना और इस विधान संस्थाओं की उत्पादकता को भी बढ़ाना, प्रभावकारिता को भी कायम करना। और इसीलिए जब हम अमृत काल में गुजर रहे हैं, इस अमृत काल में हमने बहुत कुछ देश में, राज्यों में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए, इन्हीं विधानमंडलों की चर्चा संवाद से किए। चर्चा, संवाद, सहमति, असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। दुनिया के अंदर भारत का लोकतंत्र इसलिए विशेष है क्या इतना बड़ा मतदान की प्रक्रिया होना और सहज रूप से सत्ता का हस्तांतरण होना, ये दुनिया के लिए अचंभित भी है और दुनिया को मार्गदर्शन देने का काम भी। और हमने इन्हीं विधानमंडलों के माध्यम से चर्चा, संवाद कर कर कानून बनाए, नीतियां बनाई, कार्य योजना बनाई और लोगों के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किए। इसलिए
इन संस्थाओं की महती आवश्यकता है और लोगों की आस्था इस संस्थाओं पर और हो। लोगों को जिस विश्वास भरोसे के साथ, जिस अपेक्षा आकांक्षाओं के साथ जनप्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं, उस समय हमारी बहुत जिम्मेदारी हो जाती है कि जनता की अपेक्षा आकांक्षा पूरी होगी, सदनों से होगी। कानून बनाने का काम सदनों से होगा। तो इस सदनों की कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं और मुझे आशा है कुछ चिंताएं हमारी भी है जो लगातार हम हमारे पीठासीन अधिकारी के सम्मेलनों में चिंतन करते रहते हैं। लेकिन वर्तमान में कुछ चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का समाधान हमें निकालना है। राजनीतिक दलों से चर्चा करनी है, संवाद करना है और विधान परिषदों, विधानसभाओं, विधान मंडलों के अंदर कार्य उत्पादकता के साथ, बेहतर कार्यक्रम के साथ एक अच्छे परिणाम आए जिसका प्रभाव प्रदेश और राज्य की जनता पर पड़े। और इसीलिए सदन के अंदर जो चिंताएं हैं वह हमने कई पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में की है। विशेष रूप से आज हम जिन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है कि विधानमंडल पर जनता का विश्वास भरोसा और विधानमंडल के माध्यम से जनता की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करना। पिछले 100 साल के अंदर जब 84 हमारी पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन हुई, एक चिंता हमारी हमेशा रहती है कि लगातार विधानमंडलों में बैठकों की घटती संख्या। दूसरी हमारी सबकी चिंता है सदन में गिरती गरिमा और इस पर बहुत लंबी डिबेट हुई, लंबी चर्चा हुई। हमने भी 5 साल इस पर बहुत लंबी चर्चा की है। कुछ परिणाम आए भी हैं, लेकिन जब आज हम ये इस सम्मेलन में बैठे हैं तो कुछ परिणाम लाने भी पड़ेंगे। हमने विधानमंडल के माध्यम से कार्यकुशलता में बहुत परिवर्तन लाए। आज देश की ज्यादातर विधानसभाएं डिजिटल हो गई है। ज्यादातर विधानसभाएं पेपरलेस हो चुकी है। ज्यादातर विधानसभाओं के अंदर जनप्रतिनिधियों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए जो भी प्रयास हो सकते हैं सभी विधानसभाओं ने किए हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब एक विचार दिया था लेजिस्लेटिव एक प्लेटफॉर्म, हमने इस विचार को आगे भी बढ़ाया है। मेरा सभी विधानसभा अध्यक्षों और विधानमंडलों के सभापतियों से आग्रह है कि एक समयबद्ध तरीके से हम अपनी अपनी विधानसभा में पुरानी डिबेट, चर्चा, उठाए गए मुद्दों को डिजिटलीकरण करें और उसको एक प्लेटफॉर्म पर ला दें, ताकि आने वाले समय के अंदर एक लेजिस्लेटिव एक प्लेटफॉर्म पर देश की सारी विधानसभाओं की कार्रवाई देश की जनता दे सके।
ताकि इन विधान मंडलों में पारदर्शिता आएगी, जवाबदेही आएगी और जो नवाचार जिन विधानसभाओं ने बेहतर किए हैं उनसे प्रेरणा मिलेगी और उसके साथ साथ जिन विधानसभाओं ने अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर कोई नए नवाचार किए हैं, जिस नवाचार से समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया है, वह भी हमें सीखने का अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए कुछ विधानसभाओं ने कुछ नई परंपराएं शुरू की है। मेरा आग्रह है कि हम विधानसभाओं में कुछ नई परंपराएं शुरू करना चाहते हैं, लोकसभा में भी करना चाहते हैं, राज्यसभा में भी करना चाहते हैं कि विधान मंडलों में एक दिन सभी जनप्रति जो सामाजिक काम कर रहे हैं, जिन्होंने समाज में अपने कार्यों से, अपने व्यवहार से, आचरण से, अपनी कार्य पद्धति से समाज में जो जो परिवर्तन लाए हैं, उसके अपने अपने अनुभव वो विधानसभा में साझा करें। उससे हमारे राजनीतिक कार्यकर्ताओं की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, देश और प्रदेश की जनता को लगेगी कि एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता किस तरीके से अपने अनुभव नवाचारों से उसने समाज जीवन में, लोगों के जीवन में परिवर्तन किया, ताकि एक दिन उस चर्चा से कुछ और विधायक, सांसद उनके अनुभवों को, उनको विचारों को समझेंगे, प्रेरणा मिलेगी। धीरे धीरे एक दिन समय ऐसा आएगा जब लोगों का विश्वास, भरोसा हमारे जनप्रतिनिधियों पर और बढ़ जाएगा। उनको लगेगा कि ये केवल चुनाव जीत कर विधानसभा नहीं बोलते, इन्होंने अपने नवाचार से, सामाजिक नैतिक मूल्यों से अपनी अपनी विधानसभा और संसद के क्षेत्र में लोगों के जीवन में बेहतर परिवर्तन किया है, आर्थिक सामाजिक परिवर्तन भी किया है और सरकार की योजनाओं को ठीक से लागू कर कर उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति को पारदर्शिता दिलाने के लिए भी काम किया। ऐसे जो कुछ भी हमारे यहाँ आज विधानसभा के अध्यक्ष अपने विचार रखेंगे, तो उन विचारों में ये अनुभव आया कि किस तरीके से उन्होंने अपनी अपनी विधानसभाओं के अंदर नए नए परिवर्तन किए। कई विधानसभाओं ने महिलाओं को पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दिया, सभापति पैनल पर बिठाया। आने वाले समय के अंदर हमें उन नवाचारों को देश की जनता के सामने लाने का प्रयास करना चाहिए और उसी के साथ साथ जो हम सबकी चिंता है, शालीनता, गरिमा की, अभी नई परंपरा चल गई है, सदन का नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा कर। अब समय आ गया परिवर्तन करने का। ये विधानसभाएं या लोकसभा, राज्यसभा चर्चा और संवाद के लिए है, बातचीत के लिए, तर्क दे, और उसमें जीतने वाला व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, प्रदेश और देश का नेता जब ही बनेगा जो तर्कों से बात करेगा, सार्थक चर्चा करेगा, विरोध, सहमति, असहमति भी व्यक्त करेगा, लेकिन कुछ सकारात्मक दिशा पर भी चर्चा करेगा। तब माननीय जनप्रतिनिधि की भी उसकी विद्वानता, उसकी जो उसके कार्य की प्रशंसा होगी और विधानमंडलों के अंदर भी कार्य उत्पादकता बढ़ेगी और गतिरोध न हो, इसके लिए हमें लगातार प्रयास हम करते रहते हैं। लेकिन एक प्रयास करना चाहिए कि कुछ विधानसभाएं मॉडल विधानसभा बने, जहां कभी गतिरोध न हो, चर्चा, संवाद हो, लंबा हो, ताकि एक मॉडल विधानसभा से अन्य विधानसभाओं को प्रेरणा मिलती। हम भी केंद्रीय विधानमंडल के नाते हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि प्रेरणा तो ऊपर से मिलेगी। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा के अंदर गतिरोध न हो, प्ले कार्ड,
नारेबाजी ना हो, सबको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिले, अपनी बात कहने का अवसर मिले। लेकिन ये हमें समय आगे अब करना पड़ेगा, क्योंकि जनता का विश्वास हमारी संस्थाओं के प्रति और बढ़ना चाहिए। जनता को लगना चाहिए कि जिन जनप्रतिनिधियों ने चुनकर भेजा है, मेरी अपेक्षा है, मेरी आकांक्षा, मेरी समस्याओं को विधानसभा में, लोकसभा में रखेगा और विधानसभा, लोकसभा ही उसकी समस्या का निदान कर पाएगी, समस्या का समाधान कर पाएगी। और इसलिए जो मुद्दे विधानसभा में उठते हैं या लोकसभा में उठते हैं, उन मुद्दों को सरकार भी सकारात्मक रूप से ले, और चाहे पक्ष का हो चाहे प्रतिपक्ष का हो, कोई भी माननीय सदस्य ने विषय उठाया है, सकारात्मक तरीके से लेकर उस समस्या का समाधान करेंगे तो धीरे धीरे जनता में इन विधानमंडलों की विशिष्टता और प्रामाणिकता और बन जाएगी। दूसरा विषय हमारी संसदीय समितियों का है, जिसके लिए समय समय पर हम चर्चा करते रहते हैं, लेकिन हमें बताना चाहिए कि संसदीय समितियां कितनी उपयोगी है। संसदीय समितियों की चर्चा, संवाद और कई मैंने रिपोर्ट्स देखी है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसदीय समितियों ने जो रिपोर्ट दी है, उससे देश और प्रदेशों में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। सामाजिक परिवर्तन आया, आर्थिक परिवर्तन आया है, कार्यपालिका में पारदर्शिता आई है, जवाबदेही आई है, करप्शन कम हुआ है, और कई नीतियां, फैसले उस संसदीय समितियों के सुझावों के आधार पर बनी है। कई कानून संसदीय समितियों के सुझाव के आधार पर बने। इसलिए हमारी संसदीय समितियां मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करती है। उसमें ज्यादा से ज्यादा भागीदारी लोगों की हो, और उसकी जो रिपोर्ट आए, इस रिपोर्ट पर लगातार क्या एक्शन हुआ, इसकी मॉनिटरिंग भी हमें करना चाहिए, ताकि एक बेहतर कार्यक्रम होगा और बेहतर परिणाम उसके आएंगे। और जब कानून बनाने का सवाल आएगा तो जो इनपुट टू संसदीय समिति दिए, उसके आधार पर कानून बनेंगे तो निश्चित रूप से उसको जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इन सारे विषयों पर हम 2 दिन तक चर्चा करेंगे। मुझे आशा है बंबई के इस अधिवेशन के माध्यम से कुछ निर्णायक फैसले, कुछ ठोस विचार हम लेके यहां से जाएंगे, और हमारी विधानमंडलों को जनता के प्रति और जवाबदेही, पारदर्शिता, हमारे जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता को बढ़ाना, जनप्रतिनिधियों में नैतिक आचरण, मर्यादा, कुशलता आए। सोशल मीडिया का जमाना भी है। हमारी ये अपेक्षा रहेगी कि सदन और सदन के बाहर जनप्रतिनिधि सोशल मीडिया का उपयोग करते समय सकारात्मक तरीके से उपयोग करें, विधानमंडलों की गरिमाओं के अनुरूप आचरण व्यवहार करें। केवल सदन में नहीं, सदन के बाहर भी हमारे जनप्रतिनिधियों के आचरण व्यवहार को जनता देखती है, उसकी नैतिकता को जनता देखती है। इसलिए हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधियों की नैतिकता, उनका आचार, उनका व्यवहार ऐसा सहज सरल हो कि देश की राजनीति कार्यकर्ताओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा बढ़े। और आज यही सवाल है कि जितनी बेहतर विधानमंडल के अंदर हम कार्रवाई करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों का विश्वास, भरोसा उतना ही बढ़ेगा। क्योंकि विधानमंडल, बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, संविधान कितना भी बेहतर हो, कितना भी अच्छा हो, लेकिन संविधान का को मानने वाले और उसको अनुसरण करने वाले लोग कैसे हैं, उस पर सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए हम सब का दायित्व है कि हम विधानमंडलों को जनता के प्रति और जवाबदेह बनाएंगे, और हमारे जनप्रतिनिधियों की नैतिकता, व्यवहार, आचरण, मर्यादाओं को और पारदर्शिता बनाएंगे, और जनता के प्रति जवाबदेह बनाएंगे, और उनके आचरण व्यवहार में जो कुछ भी शुद्धता लानी है उसके लिए सामूहिक प्रयास करेंगे, और अच्छे अनुभव, अच्छी कार्यों की प्रेरणा अन्य जनप्रतिनिधि मिले, इसके लिए विधानमंडल के उपयोग हो। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
2 दिन तक हमारी चर्चा के जो परिणाम निकलेंगे, निश्चित रूप से उस परिणाम के आधार पर हम देश की विधानमंडलों को सशक्त मजबूत करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को और मजबूत करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार माननीय बिरला जी। आपके उद्बोधन से हमें बहुत सारी सीखें भी मिली हैं और कुछ शिक्षाएं भी पिछले कुछ वर्षों में हम लेते आ रहे हैं। जैसे लोकतंत्र की बुनियादों को सर्वोपरि समझना, पूजनीय समझना, संविधान को सर्वोपरि रखना, अपने हृदय में बसाकर रखना, भारत को और अपने हृदय को एक कर देना, एकमेव कर देना। कोई एक व्यक्तित्व अपने कृतित्व से ऐसी शिक्षाएं दे जाते हैं और वह शिक्षाएं दी हैं भारत के नाम को पुनः एक बार अखिल विश्व में चमकाने वाले हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हम चल रहे हैं उस ओर जहां पर उनके वक्तव्य को, उनके उद्बोधन को, उनके संदेश को हम सभी सुनने वाले हैं। एक बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे हमारी जोरदार तालियों के बीच में और हम चलते हैं उस ओर। नमस्कार। लोकसभा के अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, देश की विभिन्न विधानसभाओं से आए पीठासीन अधिकारीगण, देवी और सज्जनों, आप सभी को ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार ये कॉन्फ्रेंस और भी विशेष है। ये कॉन्फ्रेंस 75वें गणतंत्र दिवस के तुरंत बाद हो रही है। 26 जनवरी को ही आज से 75 साल पहले हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी संविधान के भी 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों को भी देशवासियों की तरफ से श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, पीठासीन अधिकारियों की इस कॉन्फ्रेंस के लिए हमारी संविधान सभा से सीखने को बहुत कुछ है। संविधान सभा के सदस्यों के सामने इतने सारे विचारों, विषयों और मतों के बीच एक राय बनाने की जिम्मेदारी थी और वो उस पर खरे भी उतरे। इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी पीठासीन अधिकारियों के पास यह अवसर है कि वो एक बार फिर संविधान सभा के आदर्शों से प्रेरणा ले। आप सभी अपने कार्यकाल में भी कुछ ऐसा प्रयास करें जो पीढ़ियों के लिए एक धरोहर बन सके। साथियों, मुझे बताया गया है कि इस बार मुख्य रूप से विधानमंडलों की कार्य संस्कृति एवं समितियों को और प्रभावी बनाने पर चर्चा होने वाली है। ये बहुत ही आवश्यक विषय है। आज जिस प्रकार उसमें इस तरह की समीक्षा और चर्चाएं बहुत ही उपयोगी होगी। कोई भी जनप्रतिनिधि सदन में जैसा आचरण करता है, उसके देश की संसदीय व्यवस्था को भी उसी तरह से देखा जाता है। सदन में जनप्रतिनिधियों का व्यवहार
और सदन का वातावरण निरंतर सकारात्मक कैसे बना रहे, सदन की प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, इसके लिए इस कॉन्फ्रेंस से निकले ठोस सुझाव बहुत मददगार होंगे। साथियों, एक समय था जब अगर सदन में कोई सदस्य मर्यादा का उल्लंघन करे, उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई हो, तो सदन के बाकी वरिष्ठ उस सदस्य को समझाते थे ताकि भविष्य में वो ऐसी गलती ना दोहराए और सदन के वातावरण को, उसकी मर्यादाओं को टूटने न दे। लेकिन आज के समय में हमने देखा है कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे ही सदस्यों के समर्थन में खड़े होकर का बचाव करने लग जाते हैं। ये स्थिति संसद हो या विधानसभा, किसी के लिए ठीक नहीं। सदन की मर्यादा को कैसे बनाए रखा जाए, ये चर्चा इस फोरम में बहुत आवश्यक है। साथियों, आज एक और परिवर्तन के हम साक्षी बन रहे हैं। पहले अगर सदन के किसी सदस्य पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता था तो सार्वजनिक जीवन में सभी उसे दूरी बना लेते थे। लेकिन आज हम कोर्ट से सजा पाए भ्रष्टाचारियों का भी सार्वजनिक रूप से महिमा मंडन होते देखते हैं। ये कार्यपालिका का अपमान है, ये न्यायपालिका का अपमान है, ये भारत के महान संविधान का भी अपमान है। इस विषय पर भी इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा और ठोस सुझाव भविष्य के लिए एक नया रोड मैप बनाएंगे। साथियों, अमृत काल में आज देश जिन लक्ष्यों को तय कर रहा है, उनमें हर राज्य सरकार और वहां की विधानसभा की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत की प्रगति तभी होगी जब हमारे राज्यों की प्रगति होगी, और राज्यों की प्रगति तब होगी जब इनकी विधायिका और कार्यपालिका साथ मिलकर अपने विकास का लक्ष्य निर्धारित करेंगे। विधायिका अपने राज्य के ऐसे लक्ष्यों की प्राप्ति में जितनी सक्रियता से काम करेगी, उतना ही राज्य आगे बढ़ेगा। इसलिए समितियों के सशक्तिकरण का विषय आपके राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए भी अहम है। साथियों, एक प्रमुख विषय गैर जरूरी कानूनों के अंत का भी है। पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने करीब करीब 2000 से ज्यादा ऐसे कानून खत्म किए हैं जो हमारी व्यवस्था का नुकसान कर रहे थे। कुछ तो बिल्कुल कालबाह्य हो गए थे, एक प्रकार से बोझ बने हुए थे। न्याय व्यवस्था के इस सरलीकरण ने सामान्य मानवीय को मुश्किलों को कम किया है, ईज ऑफ लिविंग बढ़ाई है। पीठासीन अधिकारियों के रूप में अगर आप ऐसे कानूनों का अध्ययन करवाएं, उसकी सूची बनाएं और अपनी अपनी सरकारों के ध्यान आकर्षित करें, कुछ जागरूक विधायकों का ध्यान आकर्षित करें, तो हो सकता है कि बढ़ चढ़ करके काम करने के लिए सब आगे आएंगे। इसका देश के नागरिकों के जीवन पर बड़ा सकारात्मक प्रभाव होगा। साथियों, आप जानते हैं कि पिछले वर्ष ही संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी है। इस कॉन्फ्रेंस में ऐसे सुझावों पर भी चर्चा होनी चाहिए जिनसे
नारी सशक्तिकरण के प्रयास और बढ़े, उनका प्रतिनिधित्व और बढ़े। भारत जैसे युवा देश में आपको समितियों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर देना चाहिए। हमारे युवा जनप्रतिनिधियों को सदन में अपनी बात रखने और नीति निर्माण में सहभागिता का ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलता ही है और मिलना भी चाहिए। साथियों, 2021 में आपसे चर्चा करने के दौरान मैंने वन नेशन वन लेजिस्लेटिव प्लेटफॉर्म के बारे में बात की थी। मुझे यह जानकर खुशी है कि हमारी संसद और हमारी राज्य विधायिका अब ई विधान और डिजिटल संसद के प्लेटफॉर्म के जरिए इस लक्ष्य पर काम कर रही है। मैं एक बार फिर आप सभी को मुझे इस अवसर पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सभी पीठासीन अधिकारियों को इस कॉन्फ्रेंस के सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री प्रधानमंत्री महोदय जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं मैं आप सबकी ओर से, मेरी ओर से। एक बार फिर से उनके लिए हमारी ओर से अभिवादन हो जाए तो अच्छा लगेगा। और बहुत धन्यवाद। लोकसभा की ओर से अब हम सम्मानित करने जा रहे हैं कुछ व्यक्तित्वों को। मैं मंच से आवाज़ दे रही हूं सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह सर को कि सर मंच पर पधारें। सम्मान कृतज्ञता का, एक धन्यवाद कहने का, और इसी सम्मान के लिए मैं मंच से आवाज़ दे रही हूँ हम सबके लाडले मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को। हम पहुँचेंगे उनकी ओर। सम्मान सूचक शॉल उनके कंधे पर डालकर भारत की संस्कृति, भारत की कला की एक प्रतिकृति उनके हाथों में सौंपकर भारत की गरिमा, भारत का गौरव, भारत का जीवन, संविधान उनके कर कमलों में सौंपकर हमारी ओर से हम अभिवादन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगी श्री उत्पल सिंह जी से कि वह पहुंचे महाराष्ट्र विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री राहुल नार्वेकर जी की ओर। हम उनका भी सम्मान उसी शॉल, वैसे ही एक सुंदर भारतीय प्रतिकृति एवं भारत के अभिमान संविधान के साथ कर रहे हैं। ये हमारे लिए सर्वोपरि ग्रंथ है। अनुरोध करूंगी श्री उत्पल कुमार सिंह जी से कि वह पहुंचे महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोहरे जी तक। अच्छा लगता है जब महिलाएं मंच पर होती हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ किया है। बहुत अच्छा लग रहा है मैडम आपको देखकर। हम वही स्वागत जिनकी उंगलियों में स्वयं कला विराजमान होती है, उन्हें कला देते हुए एक महिला जो सब कुछ संभाल सकती है वह संविधान को भी संभाल सकती है, इस बात को पूरे गौरव के साथ कहते हुए संविधान उनके हाथों में सौंपते हुए मैं माननीय उत्पल कुमार सिंह जी से अनुरोध कर रही हूं कि वह पहुंचे महाराष्ट्र विधानसभा के उपाध्यक्ष माननीय श्री नरहरि झिरवाड़ जी तक और उनका सम्मान करें। इनके लिए तालियां थोड़ी जोर से इसलिए और बनती हैं क्योंकि बड़े गौरव से अपने महाराष्ट्र को अपने अंग पर धारण करके आए हैं। ये गर्व के क्षण होते हैं, और जब से महाराष्ट्र में आई हूं तब से इस बात का गौरव है कि इस प्रदेश ने अपनी भाषा को, अपनी नथनी को, अपनी पैठणी को
और अपने भोजन को कभी नहीं छोड़ा। मैं अनुरोध करूंगी माननीय श्री उत्पल कुमार सिंह जी से कि वह पहुंचे महाराष्ट्र विधान परिषद के माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री अंबादास दानवे जी तक और हम सम्मान करेंगे उनका भी। तालियों की गूंज के साथ सम्मान करेंगे आपका। एक शॉल पूरी जिम्मेदारियों को आपके कंधे पर रख देते हैं, पूरे गर्व को, पूरे गौरव को आपके कंधे पर रख देते हैं, पूरी जिम्मेदारियों को आपके हाथों में देते हुए संविधान के साथ आपका सम्मान करने का गौरव हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। जब संविधान आता है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा रोम रोम तालियां बजा रहा है। सचमुच बड़े गर्व की अनुभूति होती है, क्योंकि इससे बड़ा ग्रंथ, इससे बड़ी पूजा, इससे बड़ी भक्ति कहीं नहीं हो सकती। बहुत धन्यवाद सेक्रेटरी जनरल लोकसभा श्री उत्पल कुमार सिंह सर। अब हम आगे बढ़ेंगे और अभी तक जितना कार्यक्रम हुआ है उस सभी कार्यक्रम के लिए आप सभी के समक्ष आभार प्रदर्शन करने के लिए, कृतज्ञता जाहिर करने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं महाराष्ट्र विधान परिषद की उप सभापति डॉक्टर नीलम गोरे जी। स्वागत है मैडम, पधारिएगा। महिलाएं जब आती हैं तो थोड़ा स्वागत जोर से कर लीजिए, क्योंकि सुबह से जिम्मेदारियां निभाकर यहाँ आती हैं। धन्यवाद। वा अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन AIPCO मुंबई महाराष्ट्र, माननीय लोकसभा अध्यक्ष और अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान ओम जी बिड़ला सर, राज्यसभा के उपसभापति श्रीमान हरिवंश प्रतिनिधि जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर जी, महाराष्ट्र के सबके लाडले मुख्यमंत्री महोदय एकनाथ जी शिंदे, विपक्ष के नेता अंबादास जी दानवे, विधानसभा के उपाध्यक्ष नरहरी झिरवल जी और मेरे सामने उपस्थित हुए हर राज्यों से आए हुए अध्यक्ष और सभापति जी आए हैं और बहुत प्रवास करके हुए, यातायात करते हुए आप यहाँ पहुँचे हैं। इसके लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हर बार आप मुंबई में तो आते होंगे लेकिन विधानसभा तक आते होंगे कि नहीं पता नहीं है। अभी महाना जी तो आए हैं, लेकिन हर व्यक्ति अगर यहाँ पे पहुँचेगी विधानसभा या विधान परिषद में, तो हम MIT में भी मिले थे, लेकिन उस समय भी मन में ये उमंग थी कि मुंबई की विधानसभा में आप पहुँचे और मैं AIPOC का ऐतिहासिक आयोजन करने के योगदान में हेतु में आपकी उपस्थिति के लिए औपचारिक रूप से धन्यवाद प्रस्ताव ज्ञापित करती हूँ। यह हमारे लोकतंत्र की मजबूत करने का एक साधन है। मैं महाराष्ट्र विधान परिषद की उपसभापति के रूप में इसका हिस्सा बनकर खुद को बेहद भाग्यशाली मानती हूँ। मुझे विश्वास है कि यहाँ हुए विचारों के आदान प्रदान और विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हमारे निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। हमारे राष्ट्र के कई कठिन परिस्थितियों को देखा है, लेकिन वह निरंतर फलता फूलता रहा है। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि हम चारों तरफ विनाशकारी ताकतों को देखते हैं जो देश की प्रगति और विकास को पटरी से उतारने के प्रयास में लगी हुई है। एक तरह से यह सुनिश्चित करना AIPOC की जिम्मेदारी है कि वह हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को बेकरार रखने के तरीकों को बताए, इस आयोजन की समाप्ति पर कुछ सकारात्मक और उपयोगी सुझाव दे। अब मैं आपके साथ व्यक्तिगत उपलब्धि का एक क्षण साझा करना चाहती हूँ। आप जानते हैं कि महाराष्ट्र स्थानीय स्वशासन निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला पहला राज्य है। हालांकि महिलाएं भारत की लगभग आधी आबादी है और वे इसका इंतजार कर रही थी कि ऐसे प्रावधान हमारे सम्मानित संसद द्वारा अपनाया जाना चाहिए। मैंने पिछले साल मुंबई में हुए राष्ट्रीय विधान निर्माता सम्मेलन में के उद्घाटन सत्र में इस आशय की इच्छा व्यक्त की थी। मैंने राष्ट्रीय विधान निर्माता सम्मेलन के मेरी बात पर ध्यान से और इस संदेश को संबंधित राज्य विधानसभाओं और संसद तक पहुंचाने की अपील की थी, ताकि इस बार में पर्याप्त जागरूकता पैदा की जा सके। मैंने आशा की थी कि अगर ऐसा हुआ तो देश के नेता संसद में ऐसा कानून पारित कर देंगे, लेकिन मुझे बहुत खुशी होती है कि उसी साल में उमंग किया, उसी साल में इच्छा की और उसी साल में हमारी अपेक्षा हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी सर ने उसको पूरा कर दिया है। मैं उनके बहुत शुक्रिया व्यक्त करना चाहूँगी और अभी भी उन्होंने ये स्पष्ट किया, हम सब लोग को एक बार सचेत किया है इसके बारे में। मैं पूरे महाराष्ट्र के और हिंदुस्तान की महिलाओं की तरफ से उनका और संसद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और विधानसभा में भी ये कानून और दूसरे भी
राज्यों में लाने के लिए जल्द से जल्द हमें काम करेंगे तो और मुझे खुशी होगी। अब मैं खुशी और आनंद के साथ कहती हूँ कि हमारे आज़ादी के 75वां साल उत्सव मना रहे हैं, तो महिलाएं संसद और राज्य विधानमंडल में उचित प्रतिनिधित्व के साथ और सशक्त हुई है। निस्संदेह इस क्रांतिकारी निर्णय का श्रेय हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को जाता है। मैं आपको आश्वस्त करती हूँ कि महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत साबित कर चुकी है और राजनीतिक क्षेत्र में भी करेंगी। तो बिरला सर, आप यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष होने के हैसियत से है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया देख रही थी कि जब लोकसभा और राज्यसभा में ये कानून पारित हुए, और राज्यसभा में तो सर एवरीबडी सबका पूरा के पूरा सहयोग रहा, और रात को हर सहयोगी अपने जो खासदार महोदय थे 100% उपस्थिति थी। तो बहुत अच्छा लगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति इकट्ठा करने का काम पूरे हमारे पार्लियामेंट में संसद ने किया, और वही जिम्मेदारी इतिहास ने हमारे सब विधानसभा और विधान परिषदों पर सौंपी है। आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में इसका योगदान, महिलाओं का योगदान इस राष्ट्र को प्रगति को एक महाशक्ति बनाने के लिए गति देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपके साथ एक और महत्वपूर्ण खबर साझा करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र विधान परिषद इस समय अपना शताब्दी वर्ष मना रही है। यह एक सुखद संयोग है कि AIPOC में अपनी दूसरी शताब्दी में प्रवेश कर चुका है। मैं आपकी खुशी के इस मौके को जश्न मनाने के हमारे साथ होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति और योगदान के लिए धन्यवाद देती हूँ। और सर, एक दो लफ्ज़ सुनाना चाहूँगी। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, मेरे अरमा बहुत निकले फिर भी कम निकले। ये हम शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद मैडम। तिरंगा एक बार लौटा था अपने घर, उसमें केसरिया था, सफ़ेद था, हरा था, नीला रंग भी था, लेकिन वो किसी के बदन पर ओढ़कर आया था, इसलिए उसमें थोड़ा सा रक्त का रंग भी था। तिरंगा अपने 5 रंगों के साथ लहरा रहा है। जल थल नभ की सेनाएं हमारी रक्षा में सर्वथा हैं। तो चलिए हम अपने देश के लिए, अपने गान के लिए कुछ सेकंड के लिए खड़े हो जाते हैं और राष्ट्रगान की ओर आगे बढ़ते हैं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थोड़ी सी मिठास है। गौ माता का